हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निक मैकटेक। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि पूरे RAC का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। यानी कि जो भी हमारी VCRS साइकिल होती है उसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और इसके जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं दोस्तों, जैसे कंडेंसर हो गया, एवापोरेटर हो गया, एक्सपेंशन डिवाइस हो गई अपनी, और कंप्रेसर हो गया, ठीक है ना। तो इनको अच्छी तरीके से समझेंगे। फिर इसके बाद मैं इसके बेस पर आपको न्यूमेरिकल भी बताऊंगा, ठीक है। तो इसको वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल को बहुत अच्छी तरीके से समझना है आपको, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इससे पहले मैंने आपको और भी वीडियोस बना रखी हैं RAC के ऊपर, तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैं ऊपर आई बटन और या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, अब वहाँ जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसका ब्लॉक डायग्राम को समझते हैं वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल का। देखो, सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास क्या है, कंप्रेसर है दोस्तों। क्या है? कंप्रेसर है। कंप्रेसर के बाद हमारे पास क्या है, कंडेंसर। कंडेंसर के बाद हमारे पास क्या है, एक्सपेंशन डिवाइस, इसको हम थ्रॉटलिंग डिवाइस भी बोल देते हैं, ठीक है। फिर क्या है हमारे पास, एवापोरेटर है दोस्तों। और फिर क्या है हमारे पास, कंप्रेसर में दोबारा से जाता है। तो दोस्तों इसी तरीके से हमारी क्या साइकिल चलती रहती है, ठीक है। अब वन बाई वन हम इनके काम को समझते हैं। मान लो देखो, कंडेंसर में क्या हो रहा है कि यहाँ से जो हमारे पास वेपर दोस्तों आता है कंप्रेसर के अंदर क्या है, कंप्रेस वेपर हमारे पास होता है, ठीक है ना। तो उसके पास क्या है, हीट ज़्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है, हीट ज़्यादा होगी, ठीक है ना। फिर क्या होता है, यहाँ से जो हमारे वेपर जाता है, जाने के बाद हमारे पास कहाँ जाता है, कंडेंसर के अंदर जाता है दोस्तों। कंडेंसर के अंदर क्या हो रहा है, हीट क्या होती है, रिजेक्ट होती है दोस्तों। हीट रिजेक्ट होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म होता है दोस्तों। वहाँ से क्या हो रहा है, हीट रिजेक्शन का काम हो रहा है कंडेंसर के अंदर, ठीक है। फिर वहाँ से कहाँ जाता है, एक्सपेंशन डिवाइस के अंदर जाता है। कहाँ जाता है, एक्सपेंशन डिवाइस के अंदर जाता है, जिसको हम थ्रॉटलिंग डिवाइस भी बोलते हैं। देखो, आपने देखा होगा अपने डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में या फिर जो आपके घर पर रखा होता है रेफ्रिजरेशन, है ना, जो फ्रिज वगैरह होता है आपके घर पे, तो आपने देखा होगा कुछ इस तरीके की कॉइल होती हैं उसके अंदर। पीछे अगर आप देखोगे, आज भी देखना भी जाकर, तो वहाँ पर कुछ इस तरीके दोस्तों के कॉइल होती हैं, है ना। वही एक्सपेंशन डिवाइस होती हैं, इसको हम थ्रॉटलिंग डिवाइस भी बोलते हैं दोस्तों। और यहाँ पर अगर मैं फ्लूइड मैकेनिक्स में बात करूँ तो H हमारे पास क्या होता है, हेड लॉस। जो थ्रॉटलिंग डिवाइस जो हमारे पास होती है, किस वजह से यहाँ पर काम होता है दोस्तों, किस तरीके से काम होता है, यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, हेड लॉस होता है 4FLV²/2GD, ठीक है ना। तो हेड लॉस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कितना होता है, डायमीटर के। तो जितना ज़्यादा डायमीटर बढ़ेगा उतना ज़्यादा हेड लॉस बढ़ेंगे दोस्तों तुम्हारा। अगर डायमीटर बढ़ेगा तो हेड लॉस कम होगा, और हेड लॉस बढ़ेगा तो दोस्तों डायमीटर ज़्यादा कम होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको समझना होता है। यहाँ पर एक्सपेंशन डिवाइस इस तरीके से वर्क करती हैं दोस्तों, और वही तो हीट को क्या करती हैं, रिजेक्ट करती हैं। यहाँ से क्या होता है, फिर एवापोरेटर के अंदर जाता है। यहाँ पर क्या कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है तुम्हारी, जो भी हमारी हीट निकल कर आई दोस्तों, यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ तो हीट निकल गई, रिजेक्शन हुआ। यहाँ हीट एब्जॉर्प्शन का काम होता है दोस्तों। और यहीं पर हमारा क्या है, स्टोरेज डिवाइस होती है दोस्तों। ये स्टोरेज डिवाइस होती है जो कि मैं पिछली वीडियो में आपको डिस्कस कर रहा था। तो यहाँ पर जो भी स्टोरेज डिवाइस होती है, यहाँ पर क्या काम हो रहा है, हीट एब्जॉर्प्शन का काम हो रहा है दोस्तों, है ना। तो यहीं पर हमको क्या मिलता है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट यहीं देखने को मिलता है एवापोरेटर के अंदर। एवापोरेटर का काम क्या होता है, हीट को एब्जॉर्ब करना। कंडेंसर का काम क्या होता है दोस्तों, हीट को रिजेक्ट करना। एक्सपेंशन डिवाइस हम लोग क्यों लगाते हैं, एक्सपेंशन डिवाइस, ताकि हमको पता चल सके कि हेड लॉस कितना हो रहा है उसके बेसिस पे हम लोग जो एक्सपेंशन डिवाइसेस हमारी होती हैं उसका डाया कितना लेना है, कम लेना है, ज़्यादा लेना है। अगर हमारे पास हेड लॉस ज़्यादा हो रहा है तो हम डायमीटर को क्या करेंगे दोस्तों, कहीं ना कहीं हमारे पास डायमीटर कम होगा, जिसकी वजह से हेड लॉस हमारा ज़्यादा हो रहा है ना। और अगर डायमीटर बड़ा होगा तो हेड लॉस हमारे पास कम होगा। तो इस तरीके से काम होता है, ठीक है। और देखो, यहाँ कभी कभी कंप्रेसर का काम क्या होता है, कंप्रेस करना। तो यहाँ पर दोस्तों एवापोरेटर के अंदर हीट एब्जॉर्ब जो हमारी होती है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ वाटर भी रहता है, मॉइस्चर वाटर का रहता है। तो उसको हटाने के लिए, क्योंकि देखो कंप्रेसर के अंदर हम वेपर ही भेजते हैं, वाटर तो नहीं भेज सकते, यानी कि लिक्विड तो हम कंप्रेसर के अंदर भेज ही नहीं सकते दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर हम एक चीज़ और लगा देते हैं, वो क्या होता है, हमारा एक्यूमुलेटर।
कभी कभी बुक में आपको एक्यूमीटर भी देखने को मिल जाता है, लेकिन जनरल अगर आप देखो तो कंडेंसर, एक्सपेंशन डिवाइस, एवापोरेटर और कंप्रेसर ही होता है। तो एक्यूमुलेटर हम लोग क्यों लगाते हैं इसको भी समझ लीजिए, ताकि यहाँ पर जो हमारे पास हीट एब्जॉर्प्शन हो रही है, वेपर जो हमारा बन रहा है दोस्तों, उसके अंदर मॉइस्चर ना रह जाए, उसको सुपर हीट करते हैं, है ना। मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए हम लोग एक्यूमुलेटर लगाते हैं। तो ये काम क्या होता है, हमारा एक्यूमुलेटर का काम होता है दोस्तों। तो इस तरीके से आप लोग साइकिल बना सकते हो, ठीक है। अब इसकी ना हम लोग टीएस डायग्राम बनाते हैं इसको, और एक एक तरीके से आपको समझते हैं। मान लो देखो हमने टीएस डायग्राम बनाया। टीएस डायग्राम देखो ये क्या होता है, टीएस डायग्राम का डोम होता है, ठीक है ना। इस तरीके से टीएस डायग्राम का डोम होता है, जो कि ऑलरेडी आपको पता है। अगर नहीं पता है तो मैं ये मान कर चलता हूँ आपने थर्मोडायनेमिक अच्छी तरीके से पढ़ी है। अगर आपको समझना है डोम किस तरीके से होता है तो मैं आपको फिर किसी दिन आपको बता दूंगा कि ये डोम इस तरीके से क्यों आता है, ठीक है ना। जब हम फेज़र डायग्राम पढ़ते हैं, फेज चेंज प्रोसेस पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक के अंदर दोस्तों, तो वहाँ हमें समझ आता है कि इस तरीके से हमारा डोम बनता है, ठीक है। अभी आप मान लीजिए हमारे पास टीएस जो डायग्राम होता है उसका इस तरीके से डोम होता है। यहाँ पे अगर 1 से 2 की बात करूँ मैं, 1 से 2 की तरफ, यहाँ क्या हो रहा है, हमारे पास कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है। अगर मैं 2 से 3 की बात करूँ दोस्तों, यहाँ क्या हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, यानी कि ये हमारे पास क्या है, कंडेंसर हो गया दोस्तों। कंडेंसर में क्या होता है, हीट रिजेक्शन होता है। यहाँ क्या हो रहा है दोस्तों, कंप्रेशन, यानी कि हमारे पास कंप्रेसर है, ठीक है। फिर 3 to 4 क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन दोस्तों। 3 to 4 आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन हो गया, ठीक है। 4 to 1 क्या है हमारे पास, ये एवापोरेटर है। यहाँ पर क्या हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, हीट का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है दोस्तों। और यहीं पर हमको क्या देखने को मिलता है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारे पास पीएच डायग्राम हो गया, हमारे पास टीएस डायग्राम। अब हम लोग क्या है, इसमें पीएच डायग्राम को भी देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी पता है वीसीआरएस जो साइकिल हमसे पूछता है तो वहाँ पर यही पूछा जाता है कि टीएस डायग्राम किस तरीके से हम लोग बनाते हैं और पीएच डायग्राम किस तरीके से बनाते हैं। तो आपको पीएच डायग्राम का डोम याद रखना है, कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 से 2 की अगर मैं बात करूँ तो सेम प्रोसेस हो रही है। वो क्या प्रोसेस हो रही है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन ही हमारे पास हो रहा है। यहाँ भी 1 से 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है। फिर 2 से 3 क्या हो रहा है, हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन हो रहा है दोस्तों। यहाँ अगर देखोगे तो कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा कुछ इस तरीके से बनता है ना। यहाँ आप अगर देख पाओगे तो ये बिल्कुल सीधा है। फिर कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन जो हमारा 2 से 3 हो रहा है वो इस तरीके से होता है। 3 से 4 की अगर मैं बात करूँ तो वही आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन हो रहा है यहाँ भी। और कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन जो हो रहा है हमारे पास 4 to 1 हो रहा है। और यहाँ भी हमें हीट क्या देखने को मिलता है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि टीएस डायग्राम और पीएच डायग्राम बनाइए वीसीआरएस साइकिल के ऊपर, है ना, तो वीसीआरएस साइकिल पहले आप लोग इस तरीके से बना देना, है ना। इसमें यहाँ पर हीट लॉस भी दिखाना चाहो तो दिखा देना, वरना कोई बात नहीं है। यहाँ पर टीएस डायग्राम आप इस तरीके से बनाना, पीएच डायग्राम इस तरीके से बनाना, और उसके ये पॉइंट लिख देना कि 1 से 2 ये हो रहा है, ये प्रोसेस हो रही है ना, 1 से 2 क्या प्रोसेस हो रही है, 2 से 3 क्या प्रोसेस हो रही है, तो इस तरीके से प्रोसेस हो रही है, ठीक है। ये डायग्राम हम लोग क्यों बनाते हैं, क्योंकि आगे जब हम न्यूमेरिकल करेंगे ना अभी, तो इन्हीं डायग्राम के बेसिस पे हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो अब हम लोग समझते हैं अच्छी तरीके से कि कंडेंसर क्या होता है, एवापोरेटर क्या होता है, कंप्रेसर क्या होता है और एक्सपेंशन डिवाइस क्या होता है, और इसकी किस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं उसको हम लोग पढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट लॉ एनालिसिस कर रहे हैं, एनर्जी इक्वेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वीसीआरएस साइकिल, ठीक है ना। जो भी हमारी वीसीआरएस साइकिल है उसके जो भी पार्ट हैं, कंप्रेसर वगैरह हो गया, उस पे हम लोग फर्स्ट लॉ एनालिसिस करते हैं। तो देखिए अगर मैं कंप्रेसर की बात करूं तो आपको पता है कंप्रेसर 1 से 2 हो रहा था। देखो कंप्रेसर अगर मैं बात करूं तो 1 से 2 क्या हो रहा है, हमारे पास कंप्रेसर हो रहा है, ठीक है। तो वही कंप्रेसर को अगर हम लगाएंगे तो दोस्तों देखिए, अगर मैं इसमें स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाऊं, जो कि आपको पता है क्या होती है स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, ठीक है। क्या होती है स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, H1 प्लस C1 स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, प्लस GZ1 प्लस QCV बराबर H2 C2 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ2 प्लस WCV। दोस्तों ये हमारे पास क्या है, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है,
तो अगर आपको ये नहीं पता कि स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन किस तरीके से हम लोग निकालते हैं, तो मैं एक काम करूँगा, इस वीडियो के लास्ट में, है ना, मैं आपको इसकी वीडियो प्रोवाइड करा दूँगा कि ऐसे स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन किस तरीके से हम लोग निकालते हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, कहाँ से ये इक्वेशन निकल कर आई। तो अभी मैं डायरेक्ट लगाता हूँ, एक थर्मोडायनेमिक का पार्ट है इसलिए मैं डायरेक्ट लगाता हूँ इसको, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों क्यू सी भी हम लोग क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि एडियाबेटिक हम मान के चलते हैं कि हमारे पास एडियाबेटिक प्रोसेस है और आइसेंट्रोपिक की वजह से हम लोग यहाँ पर क्यू सी भी क्या है, 0 मान लेते हैं दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों समझते हैं हम लोग कि ये हमारा C1²/2 और यहाँ पर देखो GZ1 और GZ2 हमारे पास, ये भी हमारे नेगलेक्ट हो जाती है क्योंकि डेटम हमारे पास सेम है, इनका डेटम का कोई काम नहीं है। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हम लोग वैसे ही नेगलेक्ट कर देते हैं। ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी नेगलेक्ट हो गई हमारे पास। ठीक है, ये और ये क्या है हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी है दोस्तों, इसको हमने नेगलेक्ट कर दिया। क्यू सी भी हमने 0 कर दिया, क्यों, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि ये एडियाबेटिक प्रोसेस है ना, इसीलिए। तो यहाँ पर बचा क्या, H1 हमारे पास बचा, और क्या बचा हमारे पास, H2 बचा हमारे पास, और WC भी बचा, यानी कि कंप्रेसर का W बचा। दोस्तों देखिए H1 अगर मैं निकालूंगा यहाँ से तो H2 माइनस WC भी हो जाएगा कंप्रेसर का। ठीक है, तो यहाँ से W कंप्रेसर निकालूंगा, कितना होगा, H2 माइनस H1, ये कितना निकल कर आएगा, किलो जूल पर kg। और अगर मैं इसमें kg पर सेकंड का मल्टीप्लाई कर दूंगा दोस्तों तो किलो वाट में निकल कर आ जाएगा, है ना। और ये m डॉट हमने मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि ये रेट को दर्शाता है कि m डॉट क्या है, मास फ्लो रेट को बता रहा है। तो कभी कभी हम लोग m डॉट H2 माइनस H1 भी लेंगे, तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना। ठीक है, और हम स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का ही यूज़ क्यों कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कंप्रेसर हमारे पास क्या है, ओपन सिस्टम है, इसीलिए हम लोग स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का यूज़ करते हैं। तो आपको याद रखना है कि कंप्रेसर के अंदर जो फॉर्मूला हमारा निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा, W m डॉट H2 माइनस H1, है ना। अगर हम मास फ्लो किलो वाट में ले रहे हैं तो ये, अगर हम किलो जूल पर kg में ले रहे हैं तो हम इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब लो हम पढ़ते हैं कंडेंसर। तो कंडेंसर को एक बार समझ लीजिए आप लोग। तो दोस्तों यहाँ पर भी हम लोग क्या लगाएंगे, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन हमारी क्या होती है। देखो सबसे पहले कंडेंसर में एक चीज़ समझिए, यहाँ पर जो प्रोसेस हो रही है 2 से 3 हो रही है। देखो कंडेंसर जो हमारा हो रहा है 2 से 3 हो रहा है दोस्तों, है ना। कंडेंसर हमारा क्या है, 2 से 3 है। तो यहाँ पर जो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन हम लोग लगाएंगे 2 से 3 के लिए लगाएंगे, है ना, क्योंकि कंप्रेसर में हमने 1 से 2 लगाया था, यहाँ पर 2 से 3 लगाएंगे। तो देखिए किस तरीके से लगाएंगे, यहाँ पर H2 प्लस C2²/2 प्लस GZ2 प्लस QCV बराबर H3 प्लस C3²/2 प्लस GZ3 प्लस WCV, है ना। ये हमने क्या लगा दिया, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगा दी। अब समझिए दोस्तों, यहाँ पर वही कि C2²/2 है ना, और C3²/2 ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी नेगलेक्ट हो गई हमारे पास। तो यहाँ से देखो क्या निकल कर आएगा, देखो WC भी हम नेगलेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, WC भी हम यहाँ पर नेगलेक्ट कर दे रहे हैं, और यहाँ पर जो Q निकल कर जो आएगा हमारे पास क्या है, कंट्रोल वॉल्यूम। ये जो कंट्रोल वॉल्यूम है ये इसको हमें निकालना है, किस तरीके से निकल कर आएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे थे, कंडेंसर के अंदर क्या कर रहे थे, हम हीट रिजेक्ट कर रहे थे दोस्तों। तो हीट क्या है, हमको रिजेक्ट करनी है दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, माइनस लेंगे, क्योंकि हीट हम निकाल रहे हैं दोस्तों, रिजेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए हमने माइनस Q रिजेक्टेड लिया। यहाँ पर H3 का H3 है, और जो H2 इधर साइड था यहाँ पर इस साइड आ गया, तो हमने H2 ले लिया। तो Q रिजेक्टेड अगर मैं निकालूँ, माइनस का साइन अगर मैं कॉमन ले लूँ तो क्या आएगा, H2 माइनस H3। तो ये फॉर्मूला आपको कंडेंसर के लिए याद रखना है। क्या निकल कर आ रहा है, Q रिजेक्टेड जो निकल कर आएगी आपकी H2 माइनस H3 निकल कर आएगी। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग एक्सपेंशन डिवाइस की बात कर लेते हैं। और एक्सपेंशन डिवाइस हमारी क्या थी, 3 to 4 में अगर हम बात करें तो एक्सपेंशन डिवाइस हमारी क्या थी, 3 से 4 तक हमारे पास क्या हो रहा था, आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन हो रहा था दोस्तों। तो एक्सपेंशन डिवाइस के बारे में हम लोग बात करते हैं, जिसको हम लोग थ्रॉटलिंग डिवाइस भी बोलते हैं। तो दोस्तों देखो यहाँ पर समझिए, यहाँ पर वही सेम स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का हमें लगाना है, लेकिन 3 से 4 के लिए लगाना है। तो देखिए H3 प्लस C3²/2 प्लस GZ3 प्लस QCV बराबर H4 प्लस C4²/2 प्लस GZ4 प्लस WCV।
यहाँ पर वही हमने नेगलेक्ट कर दी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। क्यू सी वी को जीरो कर दिया क्योंकि हमारे पास जो कंट्रोल वॉल्यूम में क्या था, हीट रिजेक्शन, हमने जीरो कर दिया। और डब्ल्यू सी वी हमारे पास जीरो है दोस्तों, कोई वर्क नहीं है। तो क्या हो रहा है यहाँ से, H3 H4 के बराबर हो रहा है। तो एक्सपेंशन डिवाइस के केस में आपको याद रखना है H3 बराबर H4 होता है, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों हम लोग एवापोरेटर के बारे में बात करते हैं। तो देखो एवापोरेटर को भी समझिए, यहाँ पर भी वही दोस्तों स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन आपको लगानी है ना। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाओ। देखो 4:1 में हो रहा है एवापोरेटर। एवापोरेटर क्या हो रहा है, 4:1 हमारी प्रोसेस हो रही है एवापोरेटर के अंदर। तो दोस्तों यो यहाँ पर लगाएंगे जब हम, तो क्या होगा, H4 + C4² प्लस GZ4 प्लस QCV H1C1² प्लस GZ1 प्लस WCV। तो ये हमने क्या लगा दी, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगा दी एवापोरेटर के अंदर, जो कि 4:1 प्रोसेस हो रही थी। दोस्तों यहाँ से वही काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हमने नेगलेक्ट कर दी। और यहाँ पर हम लोग क्या नेगलेक्ट करेंगे, WCV, है ना, जीरो मान लेंगे इसको WCV को। तो यहाँ से H4 और QCV हमारे पास रह गया, ठीक है। और यहाँ पर H1 रह गया। दोस्तों H1 बराबर क्या हो गया, H4 + W QCV। तो कंट्रोल वॉल्यूम Q एवापोरेटर की केस में अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा, H1, ये इधर इस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, H1 - H4, ठीक है। तो यहीं पर हमको क्या देखने को मिलता है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है एवापोरेटर के अंदर। वो मैं आपको पीछे बताया था। देखो एवापोरेटर के अंदर ही तो हमको क्या मिल रहा था, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट हमको मिल रहा था, ठीक है ना दोस्तों। तो वही चीज़ है, यहाँ पर हमने क्या निकाली, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट निकाली दोस्तों। तो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट डायरेक्ट निकलवाने को अगर से पूछे आपसे तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, m.H1 - H4। तो m डॉट क्या है, मास फ्लो रेट, जो मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम लोग निकालते हैं। और आगे मैं न्यूमेरिकल करके दिखाऊंगा, तब आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। इसी के ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इसमें एक चीज़ और पढ़ लीजिए आप लोग न्यूमेरिकल करने से पहले, वो क्या है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। तो यहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी निकालें हम लोग, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी निकालें तो कितनी होती है दोस्तों हमारे पास, मास एंटरिंग द कंप्रेसर, कंप्रेसर के अंदर कितना मास एंटर हो रहा है, और स्वेप्ट वॉल्यूम, ठीक है। तो देखो मास एंटरिंग क्या हो गया, m × V1, m डॉट, देखो मास है, मास रेट के केस में हम लोग ले रहे हैं, तो m डॉट × V1। और स्वेप्ट वॉल्यूम कितना होता है, π/4 d² L n और k, ठीक है। ये स्वेप्ट वॉल्यूम होता है। कभी कभी न्यूमेरिकल में आपको डायरेक्ट वैल्यू दे रखी होती है इसकी, तो आपसे पूछ लिया जाता है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी निकालो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के अंदर या तो VCRS साइकिल के अंदर। तो किस तरीके से करेंगे आप लोग, इस फॉर्मूला का यूज़ करके कर सकते हैं। यहाँ पर जो m डॉट है वो क्या है, मास फ्लो रेट, कंप्रेसर का मास फ्लो रेट है। और V1 क्या है, स्वेप्ट स्पेसिफिक वॉल्यूम है दोस्तों। इस तरीके से हम लोग लेते हैं, है ना, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ रेफ्रिजरेंट एंटरिंग इन द कंप्रेसर, जो रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर के अंदर एंटर हो रहा है उसका। डी यहाँ पर क्या है, डाया ऑफ सिलेंडर बोर, ठीक है। और यहाँ पर एल क्या है, स्ट्रोक लेंथ है। एन क्या है, नंबर स्पीड ऑफ कंप्रेसर, कंप्रेसर की स्पीड कितनी है। के क्या है, नंबर ऑफ सिलेंडर, कितने सिलेंडर है। और एक चीज़ आपको और याद रखनी है, इफ़ द क्लियरेंस फैक्टर एंड प्रेशर रेशियो गिवन, अगर क्वेश्चन के अंदर क्लियरेंस फैक्टर दे रखा है और प्रेशर रेशियो दे रखा है, तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं, 1 + C - C P2/P1 1/H। यहाँ से जो C होता है वो कितना होता है, VC/VS। तो ये फॉर्मूला आपको दो याद रखनी है, क्लियरेंस फैक्टर और प्रेशर रेशियो दे रखा हो तो ये वाला फॉर्मूला आप लगा देना, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी निकलवाई होगी। और नहीं तो आपको ये इस वाले फॉर्मूले से निकाल देनी है, जो भी आपको न्यूमेरिकल में दे रखा हो। तो दोस्तों इन्हीं के ऊपर VCRS साइकिल के न्यूमेरिकल होते हैं। देखो ये न्यूमेरिकल आपको दे रखे हैं, तो इन न्यूमेरिकल को मैं अच्छी तरीके से बताऊंगा। अच्छा देखो इसमें एक चीज़ और आप देख सकते हो, COP, हमारे पास इसकी भी COP रह गई, तो COP और देख लीजिए दोस्तों, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। मैंने क्या बताया था पिछली वीडियो में आपको, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट होती है, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं इसकी COP निकालूँ दोस्तों, तो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट हमें 4:1 मिल रहा है ना। देखो इतना याद रखना, ये इस तरीके से बनता है थोड़ा सा, ठीक है। 4:1 में हमें रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट मिल रहा था, तो कैसे लिख सकते हैं हम लोग, H1 - H4 रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट हो गया, ठीक है। और वर्क इनपुट हम क्या दे रहे थे इसमें, 1 से 2, कंप्रेसर में तो वर्क इनपुट दे रहे थे, तो 1 से क्या हो गया, H2 - H1, ये हमारे पास वर्क इनपुट हो गया। H4 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, H3 भी लिख सकते हैं, तो H1 - H3 भी लिख सकते हैं हम लोग। और हम यहाँ पर H2 की जगह
तो H2 माइनस H1 तो है ही हमारे पास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो COP अगर निकलवाए, ठीक है, VCRS साइकिल की, तो किस तरीके से निकालेंगे आप लोग, H1 माइनस H3 या फिर H1 माइनस H4 कुछ भी लिख सकते हो आप लोग, अपॉन H2 अपॉन H1। इस तरीके से हम लोग COP भी निकालते हैं। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, पसंद आई हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।